नमस्कार प्यारे साथियों। यूपी टेट के पेपर में सीडीपी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों उसी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आज लेके आए सीडीपी का क्लास नंबर 8। चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। रटने की आदत का विकास करता है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होती है। साथियों, शैक्षिक भ्रमण अधिगम होता है। भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। यह शैक्षिक भ्रमण अधिगम बताता है। अगला प्रश्न है साथियों, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? साथियों, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? कहा जा रहा है साथियों, प्रतिभा पूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, इनमें से कोई नहीं, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तियों को बांटा है। साथियों, व्यक्तियों को इन्होंने किसके आधार पर बांटा है? चिंता व कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तियों को बांटा है। जानते रहिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिकता तर्कड़ा, और साथियों नैतिक दुविधा, नैतिक यथार्थवाद, सहयोगी सहयोग की नैतिकता। तो साथियों कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक तर्कड़ा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चिंतन प्रक्रिया में नैतिक तर्कड़ा का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। साथियों अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो साथियों आपको पता है प्रभाव का नियम देने वाले थे थार्नडाइक। कौन थे? थार्नडाइक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पावलाव, स्किनर और वाटसन नहीं थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या कौन सी है? परीक्षा में नकल करना, कक्षा में अनुशासनहीनता, विषय वस्तु को समझाने की समस्या, कक्षा में देरी से पहुंचना। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विषय वस्तु को समझने की समस्या। साथियों विषय वस्तु को समझने की समस्या शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। विषय वस्तु को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में समस्या बनी रहेंगी। तो विषय वस्तु को समझने की समस्या ही शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा डैश के नियम के कारण होता है। डैश किसके नियम के कारण होता है? साथियों प्रगति गमन के कारण, पृथक्करण के कारण, विविधता के कारण, प्रभुत्व के कारण। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विविधता के कारण। किसके कारण? विविधता के कारण। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं। साथियों माता और पिता दोनों से उनका शरीर क्या होता है? भिन्न होता है, चेहरा उनका अलग दिखाई देता है। यह किसके कारण रहता है साथियों? विविधता के कारण रहता है। जानते रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतिगमन, पृथक्करण और प्रभुत्व के कारण नहीं, केवल साथियों विविधता के कारण बच्चे अपने माता पिता से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है साथियों क्या? कौशल का विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, बच्चे का विकास है, बुद्धि का विकास है। साथियों संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है केवल बुद्धि का विकास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी ए बी सी ये तीनों ऑप्शन गलत है। बच्चे का विकास, व्यक्तित्व का विकास और कौशल के विकास साथ साथ बुद्धि का विकास होना चाहिए। यहाँ पे बुद्धि का विकास सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका क्या है? मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, उदाहरणात्मक तुलना, लिख कर पढ़ना,
रट कर पढ़ना। साथियों, मशीन के द्वारा पढ़ाई करना नहीं, लिख कर नहीं, रट कर नहीं। साथियों, उदाहरणात्मक तुलना करना, उदाहरण के द्वारा तुलना करना। साथियों, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष साथियों 19वीं सदी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कुल कुलानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? साथियों, इसके लिए मैंने बताया आपको क्या है साथियों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु कहिए, इनटू क्या कर दीजिए साथियों, 100। तो साथियों, मानसिक आयु क्या है? 5 वर्ष है। वास्तविक आयु या शारीरिक आयु क्या है? 4 वर्ष है। इनटू क्या कर दीजिए, 100, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 हो जाएगा साथियों। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 125। साथियों, कहा जा रहा है मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु कितनी, 4 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा, 125। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक मिनट साथियों, ये ऑप्शन हो गया, तो ए वाला ऑप्शन कलर हो गया है, देखेंगे। अधिगम के प्रकार में अप्रेरणा है। साथियों, अधिगम के प्रकार में अप्रेरणा क्या है साथियों? पहला ऑप्शन कहा जा रहा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सी वाला कहा जा रहा है साथियों, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है और एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। तो साथियों, आपको बता दें, अधिगम के प्रक्रम में अप्रेरणा का शब्द जुड़ा हुआ है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नए सीखने वाले में अधिगम का रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो अधिगम प्रक्रम में अप्रेरणा का शब्द है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? साथियों, जीन पियाजे के अनुसार भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है? नहीं साथियों। भाषा चिंतन का निर्धारण करती है? नहीं। चिंतन भाषा का निर्धारण करती है? हाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो चिंतन होता है साथियों, यह भाषा का निर्धारण करता है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, नहीं साथियों। चिंतन के ही कारण भाषा का निर्धारण होता है, इसलिए चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौशल के लिए सही नहीं है। सुनने में संवेदनशीलता विकास विकसित करना, हाँ अथवा ना, उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, और कहा जा रहा है प्रश्न पूछने में उत्साह परिवर्धन तरीके का प्रयोग करना। कहा जा रहा है निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो साथियों, प्रश्न पूछने में उत्साह प्रवर्धक तरीके का प्रयोग करना, ये तो सही है। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, ये भी सही साथियों। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी सही जवाब है। लेकिन हाँ अथवा ना, उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ना, ये साथियों कौशल के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना कहते हैं। यदि साथियों पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण संस्था स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा
किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? साथियों, अधिगम की प्रक्रिया में पुरस्कार व दंड देने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी साथियों? तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला साथियों बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, बी एफ स्किनर ने इसका जो प्रस्तावित किसके द्वारा प्रस्तावित है साथियों? बी एफ स्किनर के द्वारा है। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों इन्होंने जब चूहे पर प्रयोग किया था तो एक ऐसे बॉक्स में रखा जिसमें विद्युत धारा था। साथियों उसमें दो बटन था, एक हरा एक लाल। लाल बटन को दबाने पर साथियों उस चूहे को बिजली का झटका लगता था और हरे बटन को दबाने पे उसे भोजन प्राप्त होता था। तो चूहा जान उससे पता चला कि साथियों रेड बटन दबाने से उसे दंड मिलता है और हरा बटन दबाने से साथियों उसे पुरस्कार के रूप में भोजन मिलता है। तो साथियों इस प्रक्रिया को प्रतिपादित करने वाले बी एफ स्किनर थे, जानते रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को प्रदर्शित करता है कौन सा उदाहरण है? चलना, भागना व फेंकना तीन 3 से 5 वर्ष की अवस्था में इनमें से सभी स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। साथियों अधिगम को प्रदर्शित करता है इसमें से कौन है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अधिगम को प्रदर्शित करता साथियों चलना, भागना एवं फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है साथियों? कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन ही शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ है, जानते रहेगा। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन ही शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है मनोभाव विकसित होता है किससे? साथियों मनोभाव विकसित होता है किसमें? प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, बचपन में, शैशव काल में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मनोभाव विकसित होता है शैशव काल में। शैशव काल में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में अधिगम में निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? एक रुचि है, एक विषय वस्तु का स्वरूप है, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा। तो साथियों आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, ये पहले भी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। मनोवैज्ञानिकों वैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है तो केवल विषय वस्तु का स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की एक मिनट सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए क्या? अनुदेशना अनुदेशनकर्ता की, नियंत्रकर्ता की, और साथियों कहा जा रहा है प्रशिक्षक की और सुगमकर्ता की। तो साथियों सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, ताकि कठिन से कठिन चीज़ों को आसानी से बता सके और बच्चों को सरलता से समझा सके। तो इसमें सुगमकर्ता सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। कहा जा रहा है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कब? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कब? अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, उपरोक्त से कोई नहीं, रटने द्वारा, ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा। तो साथियों आपको पता है नवीन माने नए ज्ञान की प्राप्ति कब हो सकती है? अनुभव द्वारा नए अर्थ ढूंढने से। अनुभव द्वारा नए अर्थ ढूंढने से आपको नए ज्ञान की प्राप्त होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा हमको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। वाणी दोष नहीं है। साथियों इनमें से ऐसा कौन है जो वाणी दोष नहीं है? हकलाना और तुतलाना। साथियों यह वाणी दोष है, जानते रहेगा। तीव्र व स्पष्ट वाणी में, एक मिनट साथियों, तीव्र व अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट वाणी।
ये भी साथियों वाणी दोष है। तेज बोले लेकिन स्पष्ट न बोले तो वाणी दोष है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण साथियों, यह भी क्या है, ध्वनि वाणी दोष है। लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। व्यक्ति धीमी गति से बोले चाहे तेज गति से, लेकिन आवाज तो शुद्ध बोल रहा है ना, तो साथियों यह वाणी दोष नहीं है। लेकिन हकलाना, तुतलाना, अस्पष्ट बोलना, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण करना, ये तीनों वाणी दोष है। तो इसमें वाणी दोष नहीं, केवल डी ऑप्शन सही जवाब है। कहा जा रहा है भाई लोग, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में कौन सा बाधक है। कहा जा रहा है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। सहानुभूति की संस्कृति, अगम्य इमारतें, और साथियों मध्यवर्तन और प्रतिक्रिया, समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत। तो साथियों बढ़ावा देने की दिशा में बाधा पड़ने वाला है केवल अगम्य इमारतें। कौन है, अगम्य इमारतें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि समानुभूति की संस्कृति ये बढ़ावा, ये बाधक नहीं है। मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया ये भी बढ़ावा में बाधक नहीं है। समता का सिद्धांत ये भी बढ़ावा में बाधक नहीं, लेकिन अगम्य इमारतें ये बढ़ावा में बाधक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसने किया था। कहा जा रहा है गे स्टाल्ट ने किया था, थार्नडाइक ने किया था, पावलाव ने किया था, कोहलर ने किया था। सीखने में प्रयास व भूलने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे साथियों थार्नडाइक। कौन थे, थार्नडाइक थे, जिन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। जानते रहिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। औसत बालकों वाले, औसत बालकों, एक मिनट, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है साथियों। 70 से 89, 110 से 14, 90 से 109 और 80 से 89। साथियों औसत बुद्धि वाले अर्थात औसत का अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है साथियों, सामान्य होता है। जानते रहेगा। तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 109 या 110 के आसपास होती है। जानते रहेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन साथियों इस ऑप्शन को देखने से पहले आइए आपको बुद्धि लब्धि के विषय में बताते हैं कि कौन सी बुद्धि किस प्रकार की होती है। साथियों इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं बुद्धि लब्धि, एक तरफ लिखते हैं साथियों बुद्धि वर्ग। बुद्धि वर्ग लिखते हैं। जानते रहिएगा। अब साथियों देखेंगे यदि बुद्धि 140 से 120 तक हो तो साथियों हम उसे कहते हैं प्रगति या प्रतिभाशील। क्या कहते हैं साथियों, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बुद्धि वर्ग का बालक कहते हैं। यदि साथियों 120 से 139 हो तो साथियों उसे क्या कहते हैं। एक मिनट साथियों, यहाँ पे 200 लिखना चाहिए हमको, 120 नहीं 200। साथियों 140 से 200 प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। लेकिन 120 से 139 तक के कहते हैं साथियों प्रखर, प्रखर बुद्धि वर्ग का बालक कहते हैं। जानते रहेगा। और साथियों 110 से लेकर के 119 तक, 110 से लेकर के 119 तक कहते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बुद्धि वर्ग का बालक कहते हैं। और साथियों 90 से 109 के वर्ग के बालक को क्या कहते हैं साथियों, जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 होती है तो साथियों उन्हें सामान्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य। या साथियों मैंने अभी कहा औसत शब्द का प्रयोग कर सकता है, सामान्य के स्थान पे औसत शब्द का प्रयोग कर सकता है। 80 से 90, 80 से, एक मिनट साथियों, 80 से 89, 90 नहीं, 80 से 89 वर्ग के बालक को क्या कहते हैं, तो मंद बुद्धि कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। और साथियों 70 से 79 को क्या कहते हैं साथियों, निर्बल बुद्धि कहते हैं। निर्बल, निर्बल बुद्धि कहते हैं। और साथियों 50 से 59, 50 से 59 तक होगा तो उसे मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मूर्खों में पूछ लेगा साथियों बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 50 से 60 के बीच होता है। जानते रहेगा। और 25 से 49 तक के बच्चों को क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। और यह कई बार पूछा जा चुका है। 25 से 49 जिसका होगा उसे मूढ़ कहते हैं। और जिसका साथियों 25 से नीचे, 25 से नीचे होगा उसे क्या कहते हैं भाई लोग, उन्हें कहते हैं जड़ बुद्धि।
क्या कहते हैं साथियों? जड़ बुद्धि। तो साथियों बुद्धि का कुछ क्रम था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे 140 से 200 प्रतिभाशाली, 120 से 149 प्रखर, 110 से 119 उत्कृष्ट, 90 से 109 सामान्य, 80 से 89 मंदबुद्धि और 70 से 79 निर्बल, 50 से 59 मूर्ख होता है, 25 से 49 मूढ़ होता है और 25 से नीचे वालों को कहते हैं जड़ बुद्धि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है निम्न में कौन तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिपादक है? निम्न में से कौन तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिपादक थे? तो साथियों तरल बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कैटेल है। कौन है? कैटेल है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिपादक थे कैटेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है किसने? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? स्किनर ने, थर्नडाइक ने, हल ने और साथियों हेगार्टी ने। तो भाई क्रिया प्रसूत के प्रतिपादित करने वाले कौन है? स्किनर है। कौन है? बी एफ स्किनर है। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी एफ इनका पूरा नाम बी एफ स्किनर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन का है साथियों, परीक्षण अंकन का है, वैध परीक्षण वैधता का है और परीक्षण निर्माण का है। तो साथियों जो यहाँ पे लिखा गया ब्लूप्रिंट, इस शब्द का अर्थ होता है परीक्षण निर्माण। परीक्षण निर्माण इसका महत्वपूर्ण घटक है साथियों परीक्षण निर्माण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? स्किनर ने, कोहलर ने, पियाजे ने और ब्रून ने दिया था। तो साथियों इसको देने वाले थे पियाजे। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को देने वाले कौन है साथियों? पियाजे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों हम 30 नंबर के प्रश्न पे आ चुके हैं और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके पेपर तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कहा जा रहा है भाई एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? बुद्धि मापन में और साथियों व्यक्तित्व मापन में, सृजनात्मकता मापन में, उपलब्धि मापन में। तो साथियों एमपीपी परीक्षण का मापन व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों इसका फुल फॉर्म देखेंगे क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, एक मिनट साथियों, मिनीसोटा मिनीसोटा मल्टी मल्टीफेजिक पर्सनालिटी पर्सनालिटी मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वर्टरी, इसका साथियों फुल फॉर्म होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वर्टी इन्वर्टी एक इन्वर्टी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि इससे क्या मापा जाता है साथियों? इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व अर्थात बुद्धि के साथ साथियों मानसिक विकार को भी मापा जाता है, जानते रहेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तित्व मापा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए इनमें से क्या साथियों आवश्यक है? एक कहा जाए रुचि, निर्देशन, परिपक्वता, अभिप्रेरणा। साथियों आपको पता है अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है केवल अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई लोग शैशव काल का समय क्या है? शैशव काल का समय क्या है? साथियों शैशव काल का समय होता है जन्म से लेकर प्रसव से लेकर के 2 वर्ष तक के बालक को क्या कहते हैं? शैशव कहते हैं। और साथियों 2 वर्ष से अधिक बालक को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था बाल्यावस्था में आ जाता है। और 2 वर्ष से कम रहेगा साथियों तो शैशव अवस्था में रहेगा। 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक को क्या कहते हैं साथियों? किशोर कहते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है
कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है साथियों? विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत के, अधिगम के सिद्धांत से और अप्रेरणा के सिद्धांत से। कोहलर किससे संबंधित है? तो साथियों कोहलर संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। अधिगम के सिद्धांत से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किस पर साथियों? चिंपांजी पर प्रयोग किया था। एक मिनट। चिंपांजी पर प्रयोग किया था। जानते रहेगा साथियों। जो वन मानुस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहा जा रहा है मैक डगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। मैक डगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। और आज देखेंगे साथियों कि 14 मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं। तो देखेंगे साथियों ध्यान से। पहला मूल प्रवृत्ति होता है पलायन। पलायन इसका अर्थ क्या होता है साथियों? भागना भी होता है। जानते रहिएगा। और दूसरा होता है साथियों युयुत्सा। और ये प्रश्न साथियों पिछली क्लास में आया था। इसे युद्ध प्रवृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? युद्ध प्रवृत्ति भी कहते हैं। तीसरा कहा जाएगा साथियों निवृत्ति या अप्रियता तथा इसे हम कहते हैं विकर्षण। इसके तीन उदाहरण साथियों। निवृत्ति, अप्रियता और साथियों विकर्षण। चौथा कहा जा रहा है साथियों हो जाएगा पुत्र कामना। पुत्र कामना। पांचवा कहा जाएगा भाई लोग। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा होता है भाई शरणागति। शरणागति। छठवा होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा। सातवां होता है भाई लोग। सातवां होता है काम। क्या होता है भाइयों? काम। आठवां होता है। आठवां होता है भाई लोग आत्मा स्थापना। ये आठवां होता है। नौवां क्या होता है? नौवां होता है दैन्य विनीत भाव। दैन्य या विनीत भाव। दसवां होता है समूह प्रवृत्ति। 11वां होता है भाइयों भोजनोवेषण। भोजनोन्वेषण होता है। एक मिनट भाइयों इसको सही से लिखते हैं। भोजनोन्वेषण ये सही जवाब है। 12 देखेंगे साथियों क्या होता है? 12 होता है संग्रह या संचयन या संचय भी कह सकते हैं। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। 13 होता है साथियों रचना करना या रचना। 14वां क्या हो जाएगा? 14वां हो जाएगा भाइयों हास्य। हास्य हो जाएगा। ये 14 साथियों क्या है? मैकटगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। पहला पलायन या भागना है। युत्सा जिसमें युद्ध प्रवृत्ति है। और साथियों निवृत्ति या अप्रियता जिसे विकर्षण। चौथा है पुत्र कामना, शरणागति, जिज्ञासा, काम, आत्मा स्थापना, दैन्य या विनीत भाव, समूह प्रवृत्ति, भोजनोवेषण, संग्रह या संचय, रचना तथा हास्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? साथियों मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ के लिए, अनुप्रयोग के लिए, समस्या समाधान के लिए, सृजनात्मकता के लिए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो साथियों किया जाता है समस्या समाधान के लिए। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। और साथियों इसका बी सही जवाब है ना? हाँ ठीक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाइयों निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? साथियों अर्थात कुत्ते पर प्रयोग करने वाले कौन थे? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलव। साथियों
कुत्ते पर प्रयोग करने वाले थे पावलोव। चिंपांजी पर कौन थे साथियों? चिंपांजी पर थे साथियों कोहलर। थांडाई किस पे थे साथियों? बिल्ली पर थे। और चूहे और कबूतर, कबूतर पर कौन थे साथियों? स्किनर थे। जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, व्यक्तित्व के, अभिप्रेरणा के। तो साथियों यह किसके हैं? मौलिकता, नम नमनीयता, प्रवाह। साथियों यह सृजनात्मकता के नियम है या इसी के घटक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और जो आपके भाई बंधु हो उनको भी शेयर कर दीजिए।